हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग समास को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग तथा प्रत्यय, ठीक है, इन सभी को देखा है और आज हम लोग समास को देखेंगे। ठीक है, कारक को भी हम लोगों ने देख लिया है इससे पीछे के वीडियो में। तो आज हम लोग समास पे चर्चा करेंगे। अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम समास को। पहले हम जानेंगे समास होता क्या है। ठीक है, ये समास है तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त रूप। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त रूप। ठीक है, जैसे राजपुत्र, देशभक्ति, ये सब क्या है? ये सब समास का उदाहरण है। ठीक है, राजा का पुत्र, उसे हम क्या कहेंगे? राजपुत्र। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए प्यार, देश के लिए जो भक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? देशभक्ति। तो ये क्या है? एक संक्षिप्त शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके परिभाषा को। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ये जो है कर्मधारय और द्विगु, ये जो है ये तत्पुरुष का भेद होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसे। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास। जिसे हमारे एग्जाम में जिस समास से प्रश्न आते हैं वो हमारे समास, ठीक है, 6 है मुख्य रूप से, जिससे इससे ही हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 6 समास से। और एक आता है नंज समास, जिसे हम लोग एक शॉर्टली वे में समझ लेंगे कि नंज समास किसे कहते हैं। तो आगे पहले हम द्वंद्व समास से शुरू करते हैं। ठीक है, जो सबसे इजी है द्वंद्व समास। ठीक है, हमारा पहला जो है द्वंद्व समास सबसे इजी है, तो देखते हैं इसे। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह किसे कहा जाता है? हाइफन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइफन। ठीक है, तो योजक चिन्ह हाइफन को कहते हैं। या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, या ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? हाइफन। या हाइफन आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, तो क्या समझे हम कि किस समास को हम द्वंद्व समास कहेंगे? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद क्या होता है? प्रधान है और दोनों के बीच हाइफन होता है, तो उस समास को हम क्या कहेंगे? उस समास को हम द्वंद्व समास कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नोट, एक तरीका है ये भी पहचानने का कि दोनों जो होते हैं, दोनों शब्द जो होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसका उदाहरण, दिन रात। दिन का अपोजिट क्या होता है? रात। ठीक है, और दोनों शब्द क्या है? दोनों शब्द सार्थक है और साथ में इसके बीच में क्या है? योजक चिन्ह भी है। तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं माता पिता। माता पिता में भी दोनों शब्द सार्थक है और इसमें बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है, और माता का विपरीतार्थक शब्द पिता। ठीक है, तो ये भी इस नियम को पूरा फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे पीछे, आजकल, धर्म अधर्म, ये सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत शब्द है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और दोनों सार्थक शब्द है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सुख दुख, देश विदेश, नर नारी, घास फूस, ठीक है, रुपया पैसा, ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आप लोग को द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले समास को देखते हैं, द्विगु समास। ठीक है, हमारा जो अगला है वो क्या है? द्विगु समास। ऐसे लगा रहता है द्विगु, ऊपर विसर्ग, ये बिंदु नहीं है। ठीक है, अनुस्वार नहीं है ऊपर। द्विगु समास हमारा दूसरा समास है। देखते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, अर्थात संख्या का बोध कराता हो, जिस समास का पहला पद, ठीक है, और उत्तर पद अर्थात बाद वाला जो पद होता है ना, उत्तर पद किसे कहते हैं? बाद, अंतिम पद को। ठीक है, पद प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। वह जो समास है वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं
चौराहा, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, चौ अर्थात चार, ठीक है। चार रास्तों का जो समाहार होता है, मिलन होता है जगह, उसको क्या कहते हैं हम, चौराहा। तो क्या है, आगे चार, चार का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है। शताब्दी अर्थात 100 वर्ष की अवधि, शत मतलब क्या होता है 100, तो आगे क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है, तो क्या कहेंगे, ये द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। अष्टाध्यायी, तिराहा, सप्त सिंधु, त्रिफला, ये सब क्या है, आगे क्या है, सप्त, त्रि, ती, चौ, ठीक है, चौ, ती, छह माही अर्थात 6 महीना की अवधि, ठीक है। त्रिकोण, 3 कोण, खटकोण अर्थात 6 कोण, ठीक है। तो ये सब जो है यह द्विगु समास के उदाहरण है, क्योंकि इसका जो अगला जो है, ठीक है, जो प्रथम है वह संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। अब हम लोग अगला जो है इसका तीसरा बहुब्रीहि समास को देखते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से एक एक करके समझते चले तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा समास। तो देखते हैं बहुब्रीहि समास, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही इसका अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है। हम लोग रिवीजन के वे से चले तो क्या था, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान था, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद प्रधान। द्विगु समास में क्या देखे हम लोग, प्रथम जो है, प्रथम है संख्यावाचक विशेषण, प्रथम जो पद था वह क्या था, संख्यावाचक विशेषण था, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और ये क्या है, यह है हमारा बहुब्रीहि, जिसमें क्या है, न अंतिम पद प्रधान और न प्रथम पद प्रधान, ठीक है। तो देखते हैं इसका, ये हम लोग बहुब्रीहि का लिखे, ठीक है। दोनों पद प्रधान किसमें, द्वंद्व में, प्रथम पद संख्यावाचक किसमें, द्विगु में, ठीक है। और न अंतिम प्रधान न प्रथम शब्द प्रधान होता है, वो किसमें होता है, बहुव्रीहि में। तो हम लोग देखते हैं, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही इसका अंतिम पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण होता है, अर्थात इस दोनों को जो मिलाते हैं तो इसे एक अलग तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका एक नोट है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो अर्थात प्रधान नहीं हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे हम लोग, चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है। चक्र कौन रखते हैं, विष्णु भगवान, तो चक्रपाणी से किसका बोध हो रहा है, विष्णु भगवान जी का, ठीक है। दशानन, 10 आनन हो जिसके, आनन अर्थात मुख, ठीक है, तो 10 मुख हो जिसके अर्थात रावण, ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर वाला, ठीक है, लंबा उदर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसको बोल रहे हैं, गणेश भगवान को, ठीक है। सुल्पानी किसको बोलते हैं हम लोग, शिव भगवान को सुल्पानी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 पद है, चक्र और पानी, लेकिन न इसका अर्थ है और न इसका अर्थ है, ये डायरेक्ट किसको दर्शा रहा है, विष्णु भगवान को दर्शा रहा है, ठीक है। दशानन ये रावण को दर्शा रहा है, अर्थात ये जो शब्द है इसमें इस दोनों का शब्द न निकल करके इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, जो कि दूसरे को दर्शा रहा है, ठीक है। इसका एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला जो है हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात बाद वाला पद, ठीक है, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो और पूर्व और अंतिम पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो। विशेषण और विशेष्य हम लोगों ने विशेषण में पढ़ा था, जिस दिन हम लोगों ने विशेषण का लेक्चर देखा था, ठीक है। उसमें जैसे है कि उजला घोड़ा, ठीक है, उजला घोड़ा, इसमें विशेषण क्या था, इसमें विशेषण क्या है, ये है विशेष्य, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य। और विशेषण जो विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो उजला क्या है, विशेषण है, ठीक है, क्लियर, ये विशेषण है। तो देखते हैं कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेष्य का संबंध स्थापित हो, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे कि लाल मणि, ठीक है, लाल मणि, मणि लाल, ठीक है। तो ये लाल क्या है, ये विशेषण है और मणि क्या है, विशेष्य है। नीलोत्पलम, ठीक है, नीला क्या है, नीला,
नीला विशेषण है, उत्पलम क्या है, विशेष्य है। ठीक है, मृग, मृग नयन, मृग अर्थात ये क्या हो जाएगा, नयन, मृग का नयन। ठीक है, तो ये इसमें एक विशेष है, एक विशेष्य है। अधमरा, आधा मरा हुआ, तो मरा, ठीक है, आधा मरा हुआ, ये सब क्या है, एक विशेष्य है। महात्मा, महान आत्मा, ठीक है, क्या है, महान आत्मा, महात्मा को क्या कहा जाता है, महान आत्मा, अर्थात ये क्या है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है जो कि इसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, सुपुरुष अर्थात अच्छा पुरुष। ठीक है, सु क्या है, विशेषण हो गया, पुरुष क्या है, विशेष्य हो गया। तो इस दोनों में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित होता है किस समास में, कर्मधारय समास में। क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास, ठीक है, हमारा जो पांचवा हो गया वो क्या है, अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो, अव्यय समझते हैं आप लोग, जिसका किसी भी लिंग या विभक्ति के कारण वचन नहीं बदलता है। जैसे कि हम बोल दे प्रति, ठीक है, प्रति, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति, मतलब कि ये कहीं भी आप रख दे तो ये प्रति का अर्थ क्या होता है, मतलब कि सभी में। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। ठीक है, तो ये हमेशा यही रहता है, लिंग और विभक्ति के कारण इसका बदलाव नहीं होता है, इसके रूप का बदलाव नहीं होता है। जैसे हम लिखते हैं कि बालक, ठीक है, और वचन में इसका अगर बहुवचन में करें तो क्या हो जाता है, बालके। ठीक है, यहाँ बहुत बालके हैं। ठीक है, बालकाओ, ठीक है, बालिका, बालिकाओं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम एक वचन और बहुवचन के रूप में आता है, लेकिन अव्यय जो होता है उसका रूप नहीं बदलता है किसी लिंग विभक्ति वचन के कारण, अव्यय उसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। पहला पद, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अव्यय नहीं समझ में आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहला पद क्या क्या होता है, लगभग आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि। ठीक है, उपसर्ग अर्थात उपसर्ग हम लोग पढ़े थे उपसर्ग तथा प्रत्यय में कि उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास जो रहेगा उसका एक पहचान करने का एक तरीका है कि आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, ये सब क्या रहेगा, ये सब उपसर्ग के रूप में रहेगा, अर्थात शब्द के आगे रहेगा। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे जीवन के आगे क्या लगा है, आ। ठीक है, आ लगा हुआ है तो ये आजीवन है। तो पूछेगा आपसे कि आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो आजीवन जो है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। क्लियर। जैसे कि आजन्म, जन्म क्या है, एक शब्द है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जो कि आ क्या है, एक अव्यय है, अव्यय को दर्शाता है। ठीक है, तो आ क्या है, आ आगे लग गया तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण जाएगा। प्रति, ठीक है, प्रतिदिन है तो प्रति आगे लग गया, इसमें दिन के आगे क्या लग गया, प्रति। ठीक है, शक्ति के आगे इसमें क्या लगा है, यथा, जो कि अव्यय का उदाहरण है। रूप के आगे क्या लगा, अनु। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जिसके आगे उपसर्ग के रूप में अर्थात आगे किसी शब्द के आगे अगर लगा हो आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप, ये सब जो लगा हो और उपसर्ग के रूप में, तो वो जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, अनुकूल, यथावत, ये सब जो है ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। अब हमारा छठा जो है तत्पुरुष समास, इसे हम लोग देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है, और उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कोई कारक चिन्ह लुप्त हो अर्थात इसके बीच का उसको जोड़ने वाला, जैसे कि शाकाहारी, तो शाकाहारी अर्थात साग सब्जी खाने वाला, ठीक है, मांस मछली का मतलब कि भोजन नहीं करने वाला। आत्मघाती, खुद को हानि पहुंचाने वाला। ठीक है, ये क्या है, राजद्रोही, राजा का द्रोही, इसमें होता है ना राजद्रोही, राजा का द्रोही, राजा का द्रोही। इसमें का क्या है, का लुप्त हो गया है, का लुप्त हो गया इसमें, तो यह किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। शाकाहारी, साग सेवन करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी। आत्मघाती, खुद को हानि पहुंचाने वाला। ठीक है, तो देखते हैं तत्पुरुष समास वह है जिसमें अंतिम पद जो है वह क्या है, वह प्रधान है। ठीक है, राजद्रोही, द्रोही इसमें प्रधान है मेन रूप से। ठीक है, हारी अर्थात सेवन, हरण करने वाला। ठीक है, सेवन करने वाला, तो उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, राजद्रोही अर्थात राजा का द्रोही, तो ये बीच वाला का जो है, ये का क्या है, कारक, हम लोगों ने कारक पढ़ रखा है पीछे, तो का।
संबंध का के होता है तो ये संबंध दर्शाता है इससे, ठीक है, संबंधवाचक कारक होता है, ये संबंध कारक होता। तो इसमें क्या है, कारक चिन्ह लुप्त है, ये वाला चिन्ह जो है कारक जो है ये का, यह लुप्त है, ठीक है, इसमें राजद्रोही बस बताया गया है। तो ये क्या है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखते हैं एक एक करके। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आनंदमय शब्द कौन सा उपन्यास है, ठीक है, आनंदमय। आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तो आनंदमय, ठीक है, आनंद क्या है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो है ये मैं, ठीक है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। त्रिफला, देखिए ध्यान दीजिए, इसका आगे जो है, इसका जो ये आगे है त्रिफला, ये क्या दर्शाता है, तीन, त्रि मतलब तीन, यह संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। तो त्रिफला शब्द कौन सा समास है, यह कौन सा समास होगा, यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, द्विगु, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वनमानुष शब्द कौन सा समास है, ठीक है, वनमानुष जो है वह कौन सा समास है, तो वन, इसमें जो मेन है वो क्या है, मानुष, ठीक है। तो शब्द कौन सा समास है, तो क्या कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष। इसके बीच में क्या होता, नहीं सॉरी, तत्पुरुष हम किसे कहते हैं, जिसके बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा आनंदमय, इसके बीच क्या है, कारक चिन्ह लुप्त है, ठीक है। वनमानुक, इसे वनमानुक शब्द कौन सा समास है, तो इसमें क्या है, वनमानुक, ठीक है, वन का मानुक, तो इसमें क्या है, का जो कारक चिन्ह है वो क्या है, लुप्त हो गया है। तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, ठीक है, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो चंद्र मतलब जिसके शिखर पर चंद्र हो, तो चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा चंद्रशेखर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रसोई घर शब्द कौन सा समास है, 6 क्वेश्चन है हमारा, रसोई घर, रसोई घर कौन सा समास है, तो ये रसोई का घर, ठीक है, अगर इसका विग्रह हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, रसोई घर को क्या कहते हैं, रसोई का घर, जिसमें खाना बनता है, तो रसोई का घर, ठीक है। तो इसमें जो ये कारक चिन्ह है ये क्या है, लुप्त है, रसोई घर, तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द कौन सा समास है, नीलगाय, ठीक है। तो देखिए नीलगाय, गाय कैसा है, नीला है, ठीक है, नीलगाय, तो गाय की विशेषता बता रहा है, तो गाय क्या है, इसमें गाय है विशेष्य, ठीक है, और नील क्या है, विशेषण है, ठीक है, ये क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण है। तो आप लोग को पता होगा विशेष्य और विशेषण का संबंध किस समास में होता है, तो कर्मधारय में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कर्मधारय समास, क्लियर। आप लोग को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप सेकेंड बार इस वीडियो को देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप कॉपी में नोट करें बारी बारी से सभी समास के भेदों को, और उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपसे क्वेश्चन जरूर सोल्व होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नवयुवक शब्द कौन सा समास है, ठीक है, नवयुवक, तो नवयुवक क्या है, देखिए युवक, युवक क्या है, इसमें युवक है विशेष्य, ठीक है, जिसकी विशेषता बता रहे, नव मतलब नया, नया युवक, हम लोग बोलते हैं ना कम मतलब कम एज के जो युवक होते हैं उसे नवयुवक कहा जाता है, अर्थात नया युवक, ठीक है। तो नवयुवक, नव अर्थात नया, ठीक है, तो ये क्या है, एक विशेष्य है और एक विशेषण है, ठीक है, नया, तो ये क्या है, ये विशेषण है, ये क्या है, यह विशेषण है, और ये युवक क्या है, विशेष्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कर्मधारय, क्योंकि इसमें विशेष्य और विशेषण का संबंध स्थापित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, शिवालय शब्द कौन सा समास है, शिव जोड़ आलय, शिवालय, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिवालय कौन सा समास है, तो देखते हैं, देखिए शिवालय अर्थात शिव का आलय, शिव का घर, ठीक है, शिव का आलय,
शिव का आलय, आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब होता है, आलय का अर्थ होता है घर, ठीक है, शिव का घर। तो का क्या है? कारक चीज में लुप्त है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप इस प्रकार देखिए, जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और कर्मधारय समास में जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो वह कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अव्ययभाव समास जिसमें क्या होता है? प्रथम जो है वह यथा, प्रति, आ, अनु ऐसा शब्द आए अव्यय जैसा, उसको कहेंगे अभिभाव समास। नंज समास आप लोगों ने एक नहीं देखा है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंज समास किसे कहेंगे? जैसे जिससे न होने का अर्थ हो, जैसे कि हम देखेंगे इसमें अनादर, ठीक है, अनादर, अनादर है तो इसका अर्थ क्या होता है? अनादर, न आदर, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? न आदर, ठीक है। तो तो ये क्या हो जाएगा? नंज समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, जिसका विग्रह करने पर न आदर अपोजिट शब्द में आए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नंज समास का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आएगा। असंभव, ठीक है, तो असंभव अर्थात क्या होता है? इसका समझ में आप लोग को क्या आता है? न संभव। कोई काम अगर कोई बोलता है कि ये असंभव है अर्थात संभव नहीं है, ठीक है, तो अगर विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? न संभव। तो ये क्या हो जाएगा? किस समास का उदाहरण होगा? तो यह नंज समास का उदाहरण होगा, ठीक है। असंभव, अनादर, ठीक है, यह सब नंज समास का उदाहरण है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तीर्थ यात्रा, यात्रा किस चीज का है? तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए, आजकल कौन सा समास है? हम लोगों ने द्वंद्व में पढ़ा था, द्वंद्व में कि जिसके बीच क्या हो? योजक चिन्ह हो, ठीक है, और एक दूसरे के विपरीतार्थक हो। उसका जो नियम है, उसका जो शर्त है कि मैं द्वंद्व तभी होऊंगा जब एक दूसरे के जो शब्द है वह एक दूसरे के विपरीतार्थक हो, बीच में योजक चिन्ह हो और दोनों जो शब्द है वह सार्थक हो, ठीक है। तो विपरीतार्थक द्वंद्व के शर्त को हम लोग देखते हैं। विपरीतार्थक तो देखते हैं, यहाँ देखिए, आज कल दोनों एक सार्थक शब्द है, बीच में योजक चिन्ह भी है और दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक है, आजकल, ठीक है। आप जहाँ भी बीच में योजक चिन्ह देखें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि वह कौन सा समास होगा? वह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न समास है। नवरत्न अर्थात क्या होता है? नवरत्न, ठीक है। नवरत्न किस चीज का उदाहरण? जैसे कि नवरत्न अर्थात नौ रत्न, ठीक है। तो ये आगे क्या आ गया? नौ, ठीक है, आगे क्या आया? नौ। नौ क्या है? एक संख्या है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? यह द्विगु समास का उदाहरण होगा। क्लियर? अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, ठीक है, हाथ का अपोजिट पैर, इसके बीच योजक चिन्ह और दोनों सार्थक शब्द, तो कौन सा समास होगा? तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कामचोर कौन सा समास है? देखिए, कामचोर 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कामचोर कौन सा समास है? तो देखते हैं इसे, कामचोर, ठीक है, इसमें क्या है? काम की चोरी करने वाला, ठीक है। कामचोर किसे कहते हैं? काम से खुद को चुराने वाला, ठीक है, काम से चोरी करने वाला, जो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, जो काम नहीं करना चाहता है, तो काम से चोरी करने वाला। तो इसमें हम क्या है? कारक चिन्ह लुप्त कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तत्पुरुष, ठीक है। ये नहीं बता रहा है कि चोर जो है वह काम, ठीक है, ये इसमें विशेषण नहीं है और ये विशेषण नहीं है, क्योंकि काम कोई आप बता नहीं रहा है, कोई विशेषण नहीं है इसका, ठीक है। काम कोई विशेषण है क्या? नहीं। चोर विशेषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि चोर का विशेषण, देखिए, अगर हम लिखेंगे अच्छा चोर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा चोर, तो इसमें क्या है? ये विशेषण है, ये विशेष्य है, सॉरी, ये विशेष्य है और ये इसका विशेषण बता रहा है, अच्छा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा
कि ये जो चोर है इसका कोई विशेषण, ये काम लिखा हुआ है तो कोई विशेषण बता ही नहीं रहा है, तो यह कर्मधारय होने से रहा। अव्ययभाव अर्थात इसके आगे कोई प्रति, अनु, इस सब का शब्द नहीं है तो अव्ययभाव भी नहीं होगा। बहुव्रीहि काम चोर से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है, कोई महान अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तत्पुरुष, काम की चोरी करने वाला, काम नहीं करने वाला, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धनहीन शब्द कौन सा समास है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि धनहीन शब्द जो है वह कौन सा समास है। तो यह भी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्या है, धन से हीन, धन से हीन, ठीक है, धनहीन अर्थात धन से हीन। तो से यहाँ पे क्या है, से जो कारक है वह लुप्त है, ठीक है, से जो कारक है वह लुप्त है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, रामानुज शब्द कौन सा समास है। रामानुज 60 नंबर क्वेश्चन है, रामानुज कौन सा समास है। तो देखते हैं यहाँ पे यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। कैसे है कि राम का अनुज, रामानुज अर्थात राम का अनुज, राम का छोटा, ठीक है, राम का छोटा, रामानुज, राम का अनुज, तो क्या हो जाएगा, इसमें का कारक चिन्ह लुप्त है, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्लियर। अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यथा समय, हम लोगों ने अव्ययभाव में क्या पढ़ा था, आगे जो रहेगा वो क्या रहेगा, यथा, प्रति, अनु, आ, ठीक है, यह सब रहेंगे आगे उपसर्ग के रूप में। तो यहाँ पे देखिए समय एक शब्द है और इसके आगे उपसर्ग के रूप में यथा लगा है, तो यह कौन सा समास होगा, तो यह अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। त्रि अर्थात तीन, ठीक है, तीन लोक, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। प्रथम जो इसका पद है त्रि, वह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, अनादर शब्द कौन सा समास है। अनादर, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा अनादर। हम लोगों ने नंज के उदाहरण में देखा था, अनादर का मतलब क्या होता है, नौ आदर, ठीक है, अनादर का मतलब नौ आदर। हम लोग बोलते हैं ना, वहाँ अनादर किया अर्थात आदर नहीं किया, ठीक है, नौ आदर, तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा, यह नंज समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर कौन सा शब्द है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पीताम्बर कौन सा शब्द है, ठीक है। तो पीला हो अंबर जिसका, ठीक है, पीला हो अंबर जिसका, तो यह क्या है, यह बहुव्रीहि, किसी दूसरे को बता रहा है, पीला हो अंबर जिसका, तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है, चक्रपाणी मतलब चक्र हो जिसके पानी में चक्र हो, ठीक है, चक्र हो जिसके मतलब चक्रपाणी अर्थात जिसके पानी में चक्र हो अर्थात जिसके हाथ में, ये पानी का मतलब क्या होता है, पानी, इस पानी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, जल नहीं होता है। तो चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, तो वह कौन समास, किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ये इसका सही आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, सेनापति में कौन सा समास है, ठीक है, सेनापति में कौन सा समास है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सेनापति में कौन सा समास है, ठीक है। तो सेनापति अर्थात सेना का पति, ठीक है, सेनापति अर्थात सेना का पति, ठीक है, सेना का पति अर्थात सेनापति का मतलब क्या होता है, उसका जो मालिक होता है मेन रूप से, ठीक है, तो सेना का जो मुख्य होता है उसको सेनापति कहते हैं। तो सेनापति में कौन समास है, तो इसमें कारक चिन्ह लुप्त है, अतः यह कौन सा समास हो जाएगा, अतः यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञशाला कौन सा समास है, ठीक है, यज्ञशाला कौन सा समास है। तो देखिए 23 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, यज्ञशाला, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि यज्ञ शाला अर्थात घर होता है, ठीक है, शाला अर्थात क्या होता है, घर, यज्ञ का घर, ठीक।
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कारक चिन्ह लुप्त है, अतः यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, 24 नंबर क्वेश्चन, यथाशीघ्र कौन सा समास है? यथा अर्थात अव्ययभाव समास। अब जहाँ भी यथा, प्रति, अनु, आ देखे शुरू में उपसर्ग के रूप में, वह कौन सा समास का उदाहरण होगा? तो वह अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? यहाँ भी क्या है? यथा, आगे क्या है? यथा, यथाशीघ्र, यथाशक्ति, यह सब किस समास का उदाहरण हो जाएगा? ये सब अव्ययभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम पद जो है वह क्या है? अव्यय है, ठीक है, प्रथम पद क्या है? अव्यय है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, पर्णकुटी कौन सा समास है? ठीक है, क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, पर्णकुटी कौन सा समास है? तो ये क्या है? पर्ण, पर्णकुटी अर्थात पर्ण का कुटी, पर्ण मतलब पत्ता, ठीक है, पत्ता का घर, पर्ण का कुटी, कुटी अर्थात घर, पत्ता का घर। तो यह का क्या है? संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध का के की, ठीक है, यह कारक चिन्ह है, ठीक है, कारक है, कारक का चिन्ह है। तो यह कारक चिन्ह इसमें क्या है? लुप्त है। तो कारक चिन्ह लुप्त हम लोगों ने किसके परिभाषा में पढ़ा था? तो तत्पुरुष के, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तत्पुरुष समास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, कार्यकुशल कौन सा समास है? कार्यकुशल, कार्य में कुशल, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 28 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यकुशल, ठीक है, कार्यकुशल कौन सा समास है? तो कार्यकुशल का अर्थ क्या होता है? कार्य में कुशल, कुशल मतलब अच्छा, ठीक है, कार्य में कुशल, हम बोलते हैं ना यह उस कार्य में कुशल है, ठीक है। तो कार्य में कुशल में क्या है? इसमें कारक चिन्ह है तो वह लुप्त है, ठीक है, कार्यकुशल डायरेक्ट है तो यह लुप्त है, तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा? यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, असंभव में समास है। हम लोगों ने देखा था असंभव, अनादर, यह सब किसका एग्जाम्पल था? तो यह सब नंज समास का उदाहरण था। असंभव का क्या होगा? न संभव, ठीक है, जो संभव नहीं हो, न संभव, तो ये किस समास का उदाहरण जाएगा? ये नंज समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन जो है वह कौन समास है? तो प्रतिदिन जो है वह अव्ययभाव समास है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है प्रति, यथा, अनु, आ, ये सब जिसके आगे रहे उपसर्ग के रूप में वह कौन सा समास हो जाएगा? वह अव्ययभाव समास होगा, ठीक है, जिसके आगे में अव्यय हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? आप जहां देखें जिसके आगे में क्या हो? संख्यावाचक विशेषण हो, वह किस समास का उदाहरण हो जाएगा? वह द्विगु समास का उदाहरण होगा, ठीक है। जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज, पंचवटी, ठीक है, त्रिभुज, यह सब किस समास का उदाहरण है? तो यह सब जो है वह द्विगु समास का उदाहरण। इसका जो पहला है, पहला पद, वह संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, राजा रंक, ठीक है, राजा रंक किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए राजा रंक, एक दूसरे के रंक मतलब होता है गरीब, तो एक दूसरे के विपरीतार्थक है, बीच में योजक चिन्ह है और दोनों जो है सार्थक शब्द है, ठीक है। तो सार्थक शब्द अर्थात होता है, जैसे कि देखिए सार्थक और निरर्थक शब्द समझिए, जैसे कि हम बोलेंगे नौप, नपन, ये कोई शब्द होता है? नहीं, ये निरर्थक शब्द है। और बोलेंगे अपना, तो ये सार्थक शब्द है, हम लोग बोलते हैं अपना, एक सार्थक शब्द है, ठीक है। तो आप लोग सार्थक और निरर्थक समझ गए। तो ये देखिए ये सार्थक शब्द है, राजा रंक, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। तो राजा रंक सार्थक शब्द है, बीच में योजक चिन्ह हो गया और एक दूसरे के विपरीतार्थक है, तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा? यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गजानन किस समास का उदाहरण है? ठीक है, गजानन, गजानन हम लोग किसे कहते हैं? गजानन हम लोग गणेश जी को कहते हैं, ठीक है, जिसका
आनन अर्थात मुंह, ठीक है, जिसका मुंह गज अर्थात हाथी जैसा हो, ठीक है, गज अर्थात क्या होता है, हाथी, और आनन का मतलब क्या होता है, मुंह, ठीक है, तो जिसका जो मुंह होता है वह किसके, हाथी के समान हो, तो वह गणेश भगवान है, ठीक है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि, क्योंकि गजानन, लंबोदर, ये सब जो हम बोलते हैं ये गणेश जी को समर्पित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गजानन। गजानन बोलने से ही क्या होता है, गणेश जी का बोध होता है। अगला देखते हैं कन्यादान। कन्यादान देखने से पता चलता है कि कन्या का दान, ठीक है, शादी में होता है कन्यादान, तो क्या कर रहे हैं लोग, क्या करते हैं उसमें, कन्या अपनी बेटी का दान करते हैं, ठीक है, कन्या का दान, ठीक है, बेटी का दान करते हैं। तो यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग ये समझ गए होंगे। गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कि गगनचुंबी कौन सा समास है, ठीक है। तो गगन, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन का चुंबी। तो इसमें जो है ये को कारक ची है, गगन का चुंबी, तो ये जो कारक ची है ये इसमें लुप्त है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, तो यह तत्पुरुष समास होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तत्पुरुष, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 36, यथाशक्ति कौन सा समास है। हम लोगों ने पढ़ा है यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यह सब कौन सा समास है, यह सब अव्ययीभाव समास है, क्योंकि आगे जो है वह क्या है, उपसर्ग के रूप में अव्यय है लगा हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कमल नयन कौन सा समास है, ठीक है, कमल नयन। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कमल नयन, ठीक है। तो अच्छा देखिए, आप लोग लिख सकते हैं क्या, कमल नयन का कमल का नयन, ऐसा हो सकता है कि कमल का नयन होता ही नहीं, नयन अर्थात आँख, ठीक है, तो ये होता ही नहीं है, एक प्रकार से ये विशेषता, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए नयन, नयन मतलब आँख, आँख का विशेषता बता रहा है कि आँख क्या है, कमल के समान है, ठीक है। तो नयन क्या हो गया, नयन विशेष्य है, इसमें नयन क्या है, विशेष्य है, और ये क्या है, कमल, कमल क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है, विशेषण बता रहा है, आँख का विशेषता बता रहा है कि नयन जो है, आँख जो है वह कमल के समान है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, कर्मधारय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन, जी जान कौन सा समास है, जी जान, ठीक है, जी जान, बीच में हाइफन, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पंचपात्र कौन सा समास है, पंचपात्र, ठीक है। जब भी आप देखें पंच, चौ, त्रि, तो वह कौन समास का उदाहरण हो जाएगा, तो वह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रथम पद है वह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, द्विगु, ठीक है, ये द्विगु है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली अर्थात चंद्र को धारण करने वाला, चंद्रमौली का अर्थात क्या होता है, चंद्र को धारण करने वाला, चंद्र को धारण करने वाला, ठीक है। तो चंद्र को धारण कौन करते हैं, तो वह है शिव जी, ठीक है, शिव जी के माथे पे क्या होता है, चंद्र होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि, क्योंकि यह चंद्रमौली किसे कहते हैं हम लोग, शिव भगवान का एक नाम है चंद्रमौली, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा समास को, ठीक है, आज हम लोगों ने किसे देखा, समास को, समास के भेद को परिभाषा के साथ, समास के मुख्य भेदों को आज हम लोगों ने देखा, ठीक है। वैसे समास के भेद है, जैसे कि 4 भेद है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु हो जाएगा, ठीक है, और एक है बहुव्रीहि, तो वो जो है द्वंद्व है, ठीक है। तो आगे जो आता है तत्पुरुष, उसका एक भेद कर्मधारय और द्विगु, जो हम लोगों ने आज देखा है, जिसे क्योंकि वह मुख्य रूप है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु से भी, ठीक है। साथ में हम लोगों ने नंज समास पे भी चर्चा किया है, ठीक है। तो समास के भेद, और साथ में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है, ठीक है,
उन सभी को हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।